ठीक है जी. So, okay, so today we'll be solving this paper. This is May June 2024, paper 4 region 2, O levels chemistry. And I'm going to write my name. Again, किसी को कुछ भी पूछना हो, you can respond me on chat, you can raise your hand, you can unmute yourself. No problem at all. Please कोई hesitate ना करें. जल्दी से पेपर करेंगे, छोटा सा पेपर, ज्यादा बड़ा नहीं है. They're saying a student finds the amount of iron ions in a solution by titration. मेरे पास सबको सही आ रही है ना? Yes, sir. Okay. They're saying a student finds the amount of iron ions in a solution by titration. The student uses a volumetric pipette to add 25 cm cube of aqueous iron to sulfate to the conical flask, then adds approximately 20 cm cube of dried sulfuric acid to the flask, slowly adds aqueous potassium magnate to the conical flask until the solution turns pink. All right. Repeat the titration several times. एक छोटी सी बात याद रखेंगे. देखें बेटा, जब भी आप बेसिकली KMnO4 को ऐड करेंगे, देन बेटा कलर चेंज होगा. कलरलेस टू पेल पिंक. जब भी बेटा आप ना ऊपर से देखो ब्यूरेट से ऐड करोगे, या किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐड कर रहे होगे ना बाय एनी मींस KMnO4 को, तब कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस होता है. वेरास जब आप KMnO4 को मेन सॉल्यूशन के अंदर लोगे, KMnO4 को आप कंसिडर करोगे एज मेन सॉल्यूशन, एंड उसके अंदर कोई और चीज ऐड करोगे, तो उस वक्त जो कलर चेंज आएगा वो पर्पल टू कलरलेस होगा. ठीक है बेटा, शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो अगेन, slowly adds aqueous potassium. देखो ऐड की बात करें ना, मतलब ऊपर से ऐड करें to the conical flask until the solution turns pink. Repeat the addition several times. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses to measure the volume of dilute sulfuric acid. ठीक है जी. Name the apparatus shown in figure 1.1. It's going to be measuring cylinder. Then they're saying explain why the student does not need to use a volumetric pipette to measure the volume of dilute sulfuric acid. अब मेरी बात सुने, इस वाले केस में ना आप टाइट्रेशन कर रहे हैं. देखिए मेरी बात सुने, ये जो टाइट्रेशन हो रही है ना बेटा, ये जो टाइट्रेशन हो रही है, दिस इज अ रीडॉक्स टाइट्रेशन. रीडॉक्स टाइट्रेशन से मेरा मतलब क्या है कि ना यहाँ पे आप अगर आप देखो ना बेटा, आपने बेसिकली नीचे ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है. इन द कॉनिकल फ्लास्क यू हैव Fe2 प्लस, और आप ना ऊपर से KMnO4 को ऐड कर रहे हो. तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि Fe2 प्लस को बेटा ऑक्सीडाइज करके Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है बेटा, जब KMnO4 ऑक्सीडाइज होने के बाद Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बेसिकली एक रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाएगी. रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर ना आपने बेसिकली, देयर सेइंग कि हमने ना इस फ्लास्क के अंदर देखें, इस पॉइंट में अंदर देखें, आपने 20 cm क्यूब ड्राई सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है. अपना यहाँ पे आपने जो 20 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करा ना बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका सीन ये है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने का मकसद मेरा जो है ना, बेसिकली ये नहीं है कि मैं जो हूँ ना लाइक उसको कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराऊं. यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ सके. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो पर्पस है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का जो पर्पस है वो क्या है पता है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेटा सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ाना है. ठीक है. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट. व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट.
तो ये बेसिकली फिक्स अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं, इट्स नॉट अमाउंट रिक्वायर्ड इन अ फिक्स अमाउंट। एग्जाम्पल, बेटा यहाँ पे आप 20 cm³ ले लो, 18 cm³ ले लो, इवन के 15 cm³ ले ले, ऑल द वैल्यूज विल वर्क। बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, वो आपका मेन रिएजेंट नहीं है, उसको वो आपको फिक्स अमाउंट में नहीं चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि कौन है, KMnO4 है, दिस इज माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो सिर्फ सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि KMnO4 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज द रीजन कि आपको उसका फिक्स वॉल्यूम की नीड नहीं है। तभी बेटा आप ना मेजिंग सिलेंडर से इस्तेमाल कर निकालेंगे। अगर आपको फिक्स वॉल्यूम की नीड होती ना, तो फिर बेटा आप ब्यूरेट या पिपेट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि देखें, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज नीडेड, या अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, अप्रोक्सीमेट लिख दें, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एसिड इज नीडेड। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम से मेरा मतलब है, नो नो नो, नो ब्रो नो, नेवर माइंड, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एसिड इज नीडेड। ठीक है जी, ये वाली एक कहानी हो गई। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Then they can describe how the student uses the volumetric pipette to measure 25 cm³ of aqueous iron to sulfate safely। तो बेटा आपको जब उसको 25 cm³ of aqueous to how safely आपको बेसिकली उसको मेजर करना है, then you should use safety bulb। इसको हम यूज सेफ्टी बल्ब भी कहते हैं। सेफ्टी बल्ब तो नहीं, बेसिकली वर्ड सही रहता, सेफ्टी पिपेट फिलर सही वर्ड रहता है। वो जो इस तरीके का होता है ना, मैंने बताया था, टू अवॉइड swallowing the liquid, swallowing the liquid and to suck it safely। आपको बेटा पिपेट के ऊपर ना ये लगाना पड़ता है, ताकि आपके पास ना, आप ऐसा ना हो कि गलती से पिपेट के टॉप से जो है ना लिक्विड को सक ही कर जाए, वो लाइक पी जाए। तो आप बेसिकली पिपेट फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये होगा कि वो आप पीने को अवॉइड कर जाएंगे, लाइक वो आप आसानी आ जाएगा, सेफली सीन रहेगा। देन दे आर सेइंग नेम द प्रैक्टिस द स्टूडेंट शुड यूज टू ऐड द aqueous potassium मैग्नेट टू द फ्लास्क। आप बेटा aqueous potassium मैग्नेट को किसके थ्रू ऐड करोगे बेटा, ये ब्यूरेट के थ्रू ऐड किया जाएगा। गॉट इट। Then they're saying state why the student does not need to add an indicator to the citation। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो है ना कलर चेंज नजर आ जाएगा। ये KMnO4 सेल्फ इंडिकेटिंग है, वी विल सी अ कलर चेंज इटसेल्फ। हम बोलेंगे कि KMnO4 is self indicating, it will change color itself। Then they're saying explain how the student knows when they have done enough titrations। बेटा जब उनको कैसे पता चलेगा कि enough titrations हो जाएगी, तो उसका वो होगा ये कि हम बोलेंगे when the results are concordant। अब ना ये कॉन्कॉर्डेंट वाला वर्ड ना A2 में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बिकॉज A2 में ना पेपर 5 होता है, जो कि हमारे ATP के काफी सिमिलर होता है। बट हम कॉन्कॉर्डेंट को इस तरह कहते हैं कि देखिए, जब आपके पास दो रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन आए ना, उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब का हो, तो हम बोलेंगे कि देखें, व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ titration only differ by 0.2 cm³। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। ऑलराइट, 40 मिनट्स की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 1 10 मिनट्स में हो गया है। मुझे बताएं, किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। यस सर। ओके। Then they're saying a student investigates the temperature change when a solid completely dissolved in water. Measure 25 cm³ of distilled water and pour it into a beaker. Uses thermometer to measure the initial temperature of the beaker in the of the water in the beaker. Then records the temperature in table 2.1 at 0 seconds। ये देखो, हमने 0 seconds पर टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है।
Then they're saying add a sample of solid to the beaker and start the stopwatch. Stir the mixture and record the temperature and at 60 seconds intervals for around 300 seconds. ठीक है, 300 seconds का मेरा मतलब है, अगर आप 300 डिवाइड बाय 60 करेंगे बेटा, इट्स गोना बी 300 डिवाइड बाय 60, 5 5 minutes. मतलब क्या 5 minutes तक जो है ना वो उसको मेजर कर रहे हैं. ओके, रफली अराउंड 5 minutes तक. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि टेबल फिगर 2.1 को शो यूज इस्तेमाल करना है टू शो द रिजल्ट्स फॉर 120 सेकंड्स एंड 300 सेकंड्स. तो देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास आ गया 10.1, 10.2, 10.3, ये 10.4 है. और अगर आप देखें तो ये 10.35 आ रहा है आपके पास, राइट. अच्छा नहीं, 10 पॉइंट भी नहीं है, सॉरी 13 समथिंग होगा. देखें, ये देखो, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15 या 15. तो ये आपके ये जो लाइन है ना बेटा, ये 11, 12, 13, ये 13.5 की है, 13.5 डिग्री सेल्सियस की है. और अगर आप दूसरी वाली वैल्यू पे आते हैं तो वो एग्जैक्टली आपके पास 15 की आ रही है. तो एक में हम ये 120 में बेटा 13.5 के देंगे एंड इसमें 15.0 के देंगे. अब देखो मैं ना इसको 15 नहीं लिखूंगा बेटा, मेरे पास ना सब एक डेसिमल प्लेस में ना, तो फिर मैं उसको जीरो के साथ लिखूंगा. इट्स गोना बी 15.0. यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने ना बीकर के अंदर पानी को लिया हुआ है और उसके बाद आप ना सॉलिड को ऐड कर रहे हो और टेम्परेचर चेंज को देख रहे हो. पहले अगर आप देखें, दिस वाज योर इनिशियल टेम्परेचर. इनिशियली क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर देखें बेटा, ड्रॉप कर रहा है, यहाँ तक आता है. एंड उसके बाद फिर ना बढ़ना शुरू हो गया 14 के बाद से. पहले 14 तक गिरता है, उसके बाद फिर ना 180 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया. ऑलराइट, आगे चलें. वो हमसे कह रहे हैं क्या टू द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज इन द इन्वेस्टिगेशन. मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज बेटा हम कैसे निकालेंगे, हमने हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर करना है. हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास कौन सी आ रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज. लाइक मैं ना इसको बोलूंगा, देखो मेरी बात सुनो, आपने ये कहना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज है ना, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे यहाँ हाईएस्ट वैल्यू ये रही, राइट. दिस इज माय हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू कौन से आपके पास 13.0 है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें बिकॉज आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज चाहिए, राइट. तो आप क्या करेंगे, 6.5. 9.19.0 माइनस सर 13.0. 19.5 है. जी जी बेटा 19.5 लिखा हुआ है मैंने, देखे आप. तो ये 19.5 माइनस 13.0 करेंगे तो ये सिक्स बस आ पॉइंट जाएगा फाइव 6.5. 6.5 आ जाएगा. मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज 6.5 आ जाएगा. देन दिस थिंग डिस्क्राइब द ट्रेंड शोन इन द रिजल्ट्स इन द टेबल 2.1. आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है. हम सबसे पहले देखेंगे कि ना हमारे पास टेम्परेचर ना इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, बट आफ्टर आप कह रहे हैं कि 60 सेकेंड्स, आफ्टर 60 टेम्परेचर जो है ना दोबारा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, राइट. तो इस बात कर सकेंगे कि देखें, टेम्परेचर initially decreases till 60 seconds, then it start increasing, then it starts increasing. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद एंड में क्या हो रहा है कि इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, फिर वो बेटा इंक्रीज कर रहा है. Then the saying suggests the temperature of the mixture if it is left for 60 second minutes. और आपने उसको 60 मिनट्स के लिए छोड़ दिया होगा. देखिए मेरी बात सुने, जब आप जब उसको 60 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स उसके बाद कोई भी रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, राइट. तो हम ये कहेंगे कि जब मैं उसको 60 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगा ना बेटा, तो मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वही मेरे पास दोबारा आ जाएगा, बिकॉज इतना लंबा तो कुछ भी स्टे नहीं करता, राइट. तो क्या होगा कि अब आपके पास ना जब आप 60 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे तो आपके पास दोबारा से इनिशियल टेम्परेचर आएगा, दैट्स गोना बी 19.5. उसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगी कि हम ये कहेंगे कि देखें, आफ्टर 60 minutes the reaction, या हाँ द रिएक्शन वेसल कह लें, will return to its
initial temperature which is room temperature. अगर मुझसे कोई बच्चा पूछेगा ना कि सर इस पूरे रिएक्शन में रूम टेम्परेचर क्या था, तो बेटा ये इनिशियल टेम्परेचर ही आपके पास रूम टेम्परेचर है, बिकॉज ये इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्डेड है, ठीक है। कांट बी से नो चेंज, नो 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 नो, नो चेंज, नो नो नो, आपको बताना पड़ेगा ना हकीम नूर कि कि टेम्परेचर क्या है। और फिर 19.5 भी क्यों, तो आपने उसको बताना है कि देखिए इट्स गोना रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर। जो रिएक्शन में से ना बेटा वो दोबारा अपने इनिशियल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो सिर्फ नो चेंज लिखना वुड बी इनकरेक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। उस बात को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ रही बेटा, यस और नो? सर हाँ जी, हाँ जी। ये जो पार्ट 3 है इसमें हमने लाइक दो बातें नहीं बतानी आएंगी क्योंकि 2 मार्क्स का। ये डिस्क्राइब द ट्रेंड वाली बात, दो बातें ही तो यस, बताई हैं कि देखिए आपके पास शुरू में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 60 सेकंड एंड देन उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो दो बातें हो तो गई, दैट्स इट। बस दैट्स इट। ये एक बात आ गई, ये दूसरी बात आ गई। पहले एक बात आ गई फिर दूसरी बात आ गई। बात समझ नहीं? ओके। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Just saying describe the enations when the solid dissolves in water. Explain how the resultant table 2.1 shows your result. आपने बेसिकली ना enations को बताना है कि अगर आपसे ना लेट्स से वो आपसे कहना है कि describe the enation when the solid dissolves in water and explain how the resultant table 2.1 support your answer. तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही आपने उस सॉलिड को पानी के अंदर ऐड करा, मुझे बताएं क्या का टेम्परेचर डिक्रीज करा है कि नहीं करा है, यस और नो? यस। शुरू के 60 सेकंड के अंदर बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज एंडोथर्मिक है। आपने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बेटा अगर ये एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है लाजमी। तो हम बोलेंगे कि देखें टेम्परेचर चेंज वुड बी एंडोथर्मिक। और इस बात को एक्सप्लेन किस तरह करेंगे कि हम बोलेंगे कि देखें एज फॉर द फर्स्ट 60 seconds temperature decreases which shows that energy is being absorbed. एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब हो रही है, therefore endothermic reaction. Then they're saying explain why it is important for the student to stir the mixture. बेटा ये वाला पार्ट ना लास्ट सवाल में भी आया था, हमने लास्ट पेपर में भी आया था, हमने ये बात बोलनी है कि देखिए हमें ना स्टर मिक्सचर को स्टर इसलिए करना होता है ताकि हम ये बात को इंश्योर कर सकें कि आपके पास ना एक इवन टेम्परेचर आ जाए और जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी पूरे उसमें डिजोल्व हो जाए, राइट। मतलब पूरे सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि देखें टू ensure that thermal energy gets dissolved throughout the substance so that we can get even temperature, ताकि मुझे एक इवन टेम्परेचर आ जाए, मतलब कि पूरे सब्सटेंस का एक इवन टेम्परेचर आ जाए, एक सेम टेम्परेचर हो जाए। और लाइट नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। They're saying the maximum temperature change calculated is not the true value for this investigation. This may be because the volume of water and the temperature are not made precisely. Explain how to obtain a pure precise temperature. हम ये कह रहे हैं कि जो maximum temperature change है ना calculated, वो that's basically not the true value of this investigation. वो true value नहीं है जो maximum temperature change आपने calculate करा है। हम ये कहेंगे this may be because the volume of water and the temperature are not measured precisely. Explain how to obtain a more precise temperature measurement. आप बेसिकली जो है ना और प्रिसाइज टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए अगर ना वो मुझसे ये कहते हैं ना, मेरी बात समझिएगा, बस इसके दो पार्ट्स है ना, हाँ बस जल्दी से कर रहे हैं। देखें उन्होंने मुझसे कहा है कि जो टेम्परेचर चेंज हमने कैलकुलेट करे ना, कोई है वेटिंग रूम में? अच्छा ओके नेवर माइंड। वो हमसे कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर चेंज हमने कैलकुलेट करे ना, वो बेटा ट्रू वैल्यू नहीं है। और उसके बाद ना उन्होंने इसका रीजन भी बता दिया
अगर वो मुझसे खुद से रीजन पूछते ना तो फिर मैं तो उनको कहता कि भाई आप ना, जो हमने लास्ट बात की थी कि भाई आपने जो ना बीकर के अंदर एक्सपेरिमेंट करा है, आप पॉलीस्टाइरीन कप को ऐड कर दो ताकि इंसुलेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे खुद से रीजन बता दिया। उन्होंने बोला कि दिस मे बी बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर आर नॉट मेजर्ड प्रिसाइडली। हमने ना बेसिकली टेम्परेचर को सही से प्रिसाइजली मेजर नहीं करा। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर को, फिर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने दो रीजन बताया पहले कि आपने ना वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी सही से मेजर नहीं करा, टेम्परेचर को भी मेजर नहीं करा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बताया, पूछा हमसे कि एक्सप्लेन हाउ टू ऑब्टेन अ मोर प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट। आप ज्यादा प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं? तो बेटा ज्यादा प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट लेने का सिर्फ एक तरीका है कि आप मोर प्रिसाइज थर्मोमीटर को इस्तेमाल करो। जब आपको ज्यादा प्रिसाइज टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है ना, तो उसका सिर्फ एक तरीका क्या है कि आप मोर प्रिसाइज थर्मोमीटर को इस्तेमाल करें। हम ये कह सकते हैं कि वी कैन यूज अ थर्मोमीटर जिसकी ग्रेजुएशन लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब कि अगर आपके पास एक थर्मोमीटर है ना जो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस का राइस भी मेजर कर पा रहा होगा, तो बेटा उससे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम ये बोलेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे कि यूज अ मोर प्रिसाइज, यूज अ मोर प्रिसाइज थर्मोमीटर, थर comma a thermometer having intervals intervals of less than 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वॉल्यूम की बात करने की नीड ही नहीं है, उन्होंने आपसे जो है ना सिर्फ इस पार्ट में टेम्परेचर की बात की, प्रिसाइज टेम्परेचर की। ठीक है। आप ये कह देंगे कि देखें, यूज अ थर्मोमीटर जिसके इंटरवल्स लेस देन, यूज अ थर्मोमीटर, इसको ऐसे कहते हैं थर्मोमीटर हुज ग्रेजुएशन इज सच इन सच अ वे। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि बेटा उस पर रीडिंग जो मार्क हुई हुई है। अ थर्मोमीटर हुज ग्रेजुएशन इज इन such a way that it has color, whose graduation is such a way that it has intervals of less than 1 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा थर्मोमीटर हो जो कि मोर प्रिसाइज हो और उसकी ग्रेजुएशन बेटा इस तरीके से हुई हो कि उसके अंदर इंटरवल्स जो है ना वो लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस के हो। ठीक है। सो दिस वॉज अ रियली गुड पार्ट। इसको बहुत तरीके से समझने वाली बात थी। मैंने आपको बताया कि अगर बेटा वो मुझसे ये वाली कहानी ना कहते ना, आई वुड हैव फॉर श्योर गॉन फॉर कि भाई पॉलीसाइरीन का बैट कर लें, इंसुलेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहानी नहीं होगी। Then they're saying the maximum temperature change calculated is less than the true value of this investigation। जो maximum temperature change है बेटा वो आपने, जो ट्रू वैल्यू है उससे उससे जो है ना बेसिकली द द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड इज लेस। मतलब आपने जो कैलकुलेट करा बेटा वो कम है देन द ट्रू वैल्यू, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस अदर देन द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब एन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम जो है ना रीजन बताएंगे। देखो अगेन यहाँ पे ये मेरी वाली बात आ जाएगी, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास हीट लॉस बहुत ज्यादा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, कैन यू हियर मी गाइस, आई एम ऑडिबल? आज से पहले अभी तक जितने भी आप लोगों ने पेपर करे बेटा, मैंने 2 आईजीसीसी के पेपर करा दिए, 2 O लेवल के करा दिए, 4 पेपर मैं करा चुका हूँ, राइट। मैंने उन सब के अंदर आपको जो जितने एक्सपेरिमेंट कराए थे ना, वहां पे वो एक्सोथर्मिक एक्सपेरिमेंट थे। एक्सोथर्मिक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके पास ना हीट लॉस होता है इनटू सराउंडिंग। ये हमारे पास ना बेसिकली सीन ऑफ हो रहा था, मतलब कि आपके पास जो गलत रीडिंग आती है ना उसका रीजन क्या होता है कि आपके पास हीट लॉस इनटू सराउंडिंग हुआ है। वेराज जो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना ये एंडोथर्मिक है। इसमें क्या होगा कि आप हीट गेन करोगे फ्रॉम द सराउंडिंग, और हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग की वजह से क्या होगा कि आपके पास रीडिंग गलत आ जाएगी, राइट। तो हम इसको कहेंगे कि देखें रीजन क्या होगा कि देयर वुड बी अ गेन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है। एंड उसका प्रिसिशन हम क्या दे सकते हैं कि वी कैन यूज लाइक इम्प्रूवमेंट क्या दे सकते हैं कि वी कैन यूज अ पॉलीस्टाइरीन कप फॉर बेटर इंसुलेशन। एंड वी कैन
also use a lid as well. आप जो है ना बेटा, जो बीकर है ना, जो बीकर है उसके ऊपर एक लिड लगा दो। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, अ रियली रियली नाइस क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए। ठीक है, डिफरेंट पार्ट था, एंडोथर्मिक हमने करा भी नहीं था। जल्दी से आगे चलते हैं। Very. बेस्ट, बेस्ट हो गया बेस्ट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। They're saying a student does a series of experiment in to investigate solution R. The student leaves a wooden splint. देखें, a wooden splint with one end dipped into R for 10 minutes. The student then places the damp end of the wooden splint into the flame of the Bunsen burner with an air hole open. The student concludes that that the R contains sodium ions. State the observation which allows the student to make this conclusion. बेटा अगर सोडियम आइन है ना तो इसका पता क्या मतलब है? आपके पास येलो फ्लेम हुआ होगा। सर ये सब तो आप, गिवन होता है ना। जी बेटा ये गिवन है, सब नीचे गिवन है। अब यहाँ ना मुझे एक मिस्टेक नजर आ रही है बेसिकली। वो मिस्टेक पता है क्या है? यहाँ पे ना इन्होंने लिखा हुआ है कि वुडन स्प्रिंट यूज करें, लेकिन बहरहाल चले देखते हैं, लेट्स सी। वुडन स्प्रिंट वाली जो बात करें ना वो मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही कि ये हमारे पास ना एक एक्यूरेसी का सीन हो सकता है, बट नेवर माइंड, आगे चलते हैं। जैसे एक्सप्लेन व्हाई द एयर होल ऑफ द बंचन बर्नर मस्ट बी ओपन व्हेन डूइंग दिस टेस्ट। अच्छा देखिए, ये वाली बात भी सही है। होता क्या है कि देखिए आपके पास ना जो ये एयर होल वाली बात है ना, अब जिन बच्चों ने बंसन बर्नर देखा होगा ना, मैं क्लास के पे पहले से आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो बंसन बर्नर में ना बेटा अगर एयर होल ओपन होता है ना तो फिर हमारे पास ना वो कलरलेस फ्लेम कहलाता है। असल में कलरलेस तो नहीं होता, वो लाइट ब्लू फ्लेम होता है, बट वो कलरलेस फ्लेम कहलाता है। अगर आप एयर होल को ओपन करेंगे ना, बंद कर देंगे, जैसे यहाँ तो ओपन है राइट, अगर आपने एयर होल को क्लोज कर दिया तो फिर जो फ्लेम नजर आएगा ना बेटा, फिर वो आपके पास कलरलेस नहीं होता या ब्लू फ्लेम नहीं होता, फिर वो आता है येलो फ्लेम। तो वो येलो फ्लेम से पता है क्या होगा? येलो ऑरेंज फ्लेम से, जो कि हमारे घरों में भी अक्सर चूल्हों में आ रहा होता है, जिससे अगर आप हल्की आंच वगैरह पे रखें तो उसमें क्या इशू होता है कि फिर आपके पास ना आपको सही जो है ना कलर नजर नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। हम इस बात को ऐसे कह देंगे कि देखें, इफ द एयर होल इज क्लोज्ड देन the flame itself will be yellow. So would give wrong colors with different metals. एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ आप क्या पूछ रही हैं। आपने क्या बोला है कि सर इफ वी हैव ब्लू फ्लेम विच आइन इज प्रेजेंट इन इट। नो 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 नो, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना, ब्लू फ्लेम का सीन ये होता है, वो असल में ब्लू फ्लेम होता भी नहीं है बेटा, वो कलरलेस फ्लेम ही होता है। लेकिन ना उसको आप ऐसे समझे कि वो ब्लू फ्लेम नहीं होता, कलरलेस फ्लेम होता है बस। कोई आइन नहीं होता बेटा, कोई आइन नहीं होता। बंसन बनने के आप नॉर्मल गैस को बंद करें, दैट्स इट। कोई आइन नहीं है। ओके, नॉर्मल बंसन बर्नर जिसका एयर होल बेटा ओपन है ना, तो आप समझो कि वो नॉर्मल है, दैट्स इट, उसमें कोई सेटिंग खराब नहीं है। सिर्फ क्लोज के अंदर इशू होता है। तभी तो देखिए मैं हर आंसर में लिखता हूँ ओपन ब्लू फ्लेम बंसन बर्नर, तो ओपन होल बंसन बर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दे सेइंग द स्टूडेंट adds dilute nitric acid to R. The student observes effervescence of the colorless gas which turns lime water milky. State the conclusions for these observations. तो आपके पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपके पास ना उसने आग के अंदर ना नाइट्रिक एसिड को ऐड करा और आपको एफएफएस नजर आ गई, और फिर ना बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइम वाटर टर्न मिल्की हो रहा है। तो इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और जो ये बात कंफर्म करी कि आपके पास कार्बोनेट आइन प्रेजेंट है। हम ये बोलेंगे कि इन आर वी हैव कार्बोनेट आइन which then reacts to form कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। देन दे आर सेइंग द स्टूडेंट एड्स aqueous बेरियम नाइट्रेट। मैंने क्या बताया था? बेरियम नाइट्रेट वाला टेस्ट कब इस्तेमाल होगा? फॉर सल्फेट आइन, फॉर सल्फेट आइन SO4 2 माइनस।
to some of the mixture in B, the student concludes that R contains sulfate ions. State the observation. बेटा अगर सल्फेट आइंस होंगे ना तो फिर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. व्हाइट पीपीटी, मैं पीपीटी लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है. ऑफ बेरियम सल्फेट. Then they're saying the student adds aqueous silver nitrate to some of the mixture in B1. The student observes a color change. State a conclusion for this observation. वो कहने हैं कि स्टूडेंट ने ऐड करा है aqueous silver nitrate को टू सम ऑफ द मिक्सचर इन B1. आपने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर दिया और आपके पास वो आपसे क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द कलरलेस सॉल्यूशन. स्टेट द कंक्लूजन. अब आपके पास ना, आपने जब बेटा बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करा है ना, आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है. इसका मतलब पता है क्या है? कि सिल्वर नाइट्रेट वाला जो है ना, ये बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हेलाइट्स. अब अब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने पे कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है. इसका क्या मतलब है कि हम बोलेंगे इट मींस दैट आर doesn't have any bromide ion और लाइक यू नो ना उसके अंदर कोई ब्रोमाइड है, ना उसके अंदर बेसिकली बेटा कोई क्लोराइड है एंड आयोडाइड. मतलब उसके अंदर कोई हेलाइड आयन नहीं. अगर हेलाइड आयन होता तो आपके पास बेटा कोई ना कोई कलर फॉर्म हो जाता. ठीक है, व्हाइट क्रीम या येलो प्रेसिपिटेट बनता. नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी जो है ना हेलाइड मौजूद नहीं है. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. देन दे सेइंग द स्टूडेंट एड्स aqueous sodium hydroxide to R and then warm the mixture. पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा और फिर आपने क्या करा, उसको मिक्सचर को वार्म किया है. डिस्क्राइब अ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू शो दैट द R does not contain ammonium ion. देखिए, डज नॉट कंटेन अमोनियम आयंस का पता है क्या मतलब होगा? आप ये बोलेंगे कि देखिए, टेस्ट द टेस्ट द सॉल्यूशन विद डैम्प लिटमस पेपर. अच्छा, डैम्प लिख सकते हैं, डैम्प रेड लिटमस पेपर लिखेंगे तो अच्छा होगा. रेड ही लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा. डैम्प रेड लिटमस पेपर. और आपके पास ना डज नॉट कंटेन अमोनियम आयन है ना, तो पता है हम इसकी ऑब्जर्वेशन क्या देंगे? हम बोलेंगे द डैम्प रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड. जो रेड लिटमस पेपर है ना बेटा, वो रेड ही रहेगा. ठीक है, वो चेंज का कलर चेंज नहीं होगा. Then they're saying solution R is made from a mixture of two different ionic compounds. Suggest the name of these ionic compounds. R के अंदर बेटा आपके पास क्या क्या है? अगर हम आए ना, शुरू में अगर आप देखें बेटा, हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास सोडियम आयन है, राइट. और फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कार्बोनेट है. एंड देन आइडेंटिफाई हुआ कि सल्फेट है. तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो दो कंपाउंड है बेटा, एक का नाम सोडियम सल्फेट है. पहले सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट. और दूसरे का नाम है सोडियम सल्फेट. एक सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम सल्फेट है, बिकॉज ऊपर पहले सोडियम का टेस्ट हुआ, फिर कार्बोनेट का हुआ, फिर सल्फेट का हुआ. करेक्ट. डी के ऊपर आते हैं. Then they're saying the student tests a different solution P and finds it's difficult to decide whether the solution contains chloride and a bromide ion. बेटा ये highly repetitive part है, ये काफी repetitive चीज है. They're saying the student also has aqueous potassium chloride and aqueous potassium bromide. They're saying state suggest how the student could use the aqueous potassium chloride and aqueous potassium bromide to make it easier to decide whether P contains chloride ions or bromide ions. अब देखें होगा क्या. हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ना लेट से एक और सॉल्यूशन था, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसके अंदर क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है. ठीक है, तो अब हम क्या करें, और हमारे पास ना अलग से पोटेशियम क्लोराइड भी और अलग से पोटेशियम ब्रोमाइड भी. तो पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि आपके पास ये जो ये है ना पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, आप इन पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर ना सिल्वर नाइट्रेट पहले, हाँ सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर दो. और उसके बाद जो सॉल्यूशन पी है ना, उसके अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करो. और फिर सॉल्यूशन पी का जो कलर है उसको सिल्वर जो है ना क्लोराइड और ब्रोमाइड वाले सॉल्यूशन से कंपेयर करो. जिस सॉल्यूशन से वो जो है ना मैच कर जाएगा, आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बी के अंदर वही वाला आइन है. जैसे लेट्स से उसका जो सॉल्यूशन पी का कलर क्लोराइड वाले कलर से मैच कर गया, तो आप क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन पी के अंदर भी क्लोराइड है. एंड अगर आपके पास बेसिकली जो है ना वो सॉल्यूशन पी के अंदर जो है ना, हम ये कहते हैं कि लेट्स से वो ब्रोमाइड था ना, आई वुड से, और वो ब्रोमाइड से मैच कर गया, तो ब्रोमाइड से मैच कर गया, तो भी हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो है ना ब्रोमाइड. अब इस आंसर को लिखेंगे ना तो ये वाली बात थोड़ी और समझ आ जाएगी. हम ये बोलेंगे
First, add silver nitrate in both potassium chloride and potassium bromide, दोनों के अंदर ऐड करो. Then add silver nitrate. तो आपने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करना है in solution P as well. ठीक है, फुल स्टॉप. फिर आप क्या बोलेंगे कि now compare the precipitate color of solution P with both. ठीक है, फिर आप ना उसको कंपेयर करेंगे, जो है ना सॉल्यूशन पी के कलर को बेसिकली बोथ के साथ, सॉल्यूशन पी के कलर को बोथ के साथ, विद बोथ पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, हम ये वाली बात आगे लिखने की नीड नहीं, वरना आप ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि देखें जिसके साथ प्रेसिपिटेट का कलर मैच कर जाएगा ना, तो फिर आपके पास वही जो है ना वही चीज कंफर्म कर देगी कि देखें उसी के अंदर क्लोराइड है या ब्रोमाइड है. हम अगर मैं लिखना चाहूँ वैसे तो देखो यहाँ पे आंसर खत्म है. जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं ये बात लिख देता हूँ कि देखें द प्रेसिपिटेट या इफ, या आपने ये लिख दिया ना कि नाउ कंपेयर द प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्यूशन पी एंड विद बोथ केस एंड केबीआर, तो हम आगे से ये बात भी लिख सकते. वैसे नीड तो नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखें solution P precipitate will match the color of either precipitate solution. either precipitate solution का क्या मतलब है कि या तो सिल्वर क्लोराइड या तो सिल्वर ब्रोमाइड, तो वो जिसके साथ मैच कर देगा अगेन वो इसी चीज की इंडिकेशन देगी कि इसके अंदर क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, बस. ठीक है, अगेन दैट्स इट. और मजीद जाने की नीड नहीं डिटेल पर. ठीक है, ये बट ये रिपीटेटिव पार्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा. लास्ट पार्ट पे आएंगे इसके ई के ऊपर. They're saying a student adds dilute hydrochloric acid to another solution and a gas is produced. The gas is passed through lime water. Describe how the gas can pass through lime water. आपने ये वाली बात बतानी है कि ये लाइम वाटर से पास किस तरीके से किया जा सकता है. ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या कहना था मैं आपको बताऊं. होता क्या है कि लेट्स से आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आप यहाँ एक बंग लगाते हो और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब जाती है, और लेट्स से यहाँ पे आपके पास लाइम वाटर है, तो आप वो लाइम वाटर के अंदर उसको जो है डिस्चार्ज करते हो, ताकि गैस की बबल्स ना डायरेक्ट लाइम वाटर के अंदर ही आ जाए. अब आपको ये वाली बात लिखनी है. आप ये बोलेंगे कि देखें बाय यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम द रिएक्शन वेसल. देखो दिस इज गोना बी रिएक्शन वेसल. रिएक्शन वेसल का मतलब होता है कि जहां रिएक्शन हो रहा है. बाय यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम द रिएक्शन वेसल पास द गैस, या पास भी नहीं, बबल से ही बढ़ रहेगा. नहीं ना बेटा, जरूरी नहीं है राउंड बॉटल फ्लास्क. आप क्या पता बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, क्या पता बीकर के अंदर कर रहे हो, तो कोई भी रिएक्शन वेसल हो सकता है, राइट. तो हम बोलेंगे कि बाय यूजिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द रिएक्शन वेसल बबल द गैस इन लाइम वाटर. ठीक है, बस. बाय यूजिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द रिएक्शन वेसल बबल द गैस इन लाइम वाटर, मतलब आपने उसको ना बबल कर दिया, अंदर की तरफ पुश कर दिया. दैट्स इट. या बबल द गैस फ्रॉम
बाय यूजिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द रिएक्शन बबल द गैस, बल्कि नहीं, सही लिखा हुआ है, बस ये मोर देन इनफ है। बबल द गैस इन लाइम वाटर, दैट्स इट। ठीक है। सो अल्लाह अल्लाह खैर चला, ये वाला क्वेश्चन हो गया पूरा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी। सो एज फार एज दिस प्लानिंग क्वेश्चंस आर कंसर्न, हमारे पास ना एग्जामिनर यूजुअली हमसे कुछ चीजें डिटरमिन कर होते हैं। एक होते हैं बेटा अपैरेटस नीडेड, ठीक है। फिर दूसरा हमें बेसिक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखना है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में यकीन माने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बेटा पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखें। आपको पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में लेके आपको जिस फॉर्मेट में लिखना है लिखें। आप माशाल्लाह 2 क्लास के नहीं जो मुझसे बार बार ये बात पूछते रहे कि सर पॉइंट्स में लिखें पैराग्राफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नो बडी केयर्स। ठीक है, तो अपैरेटस नीडेड लिखो, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखो, और एंड में जो है ना आपको कंक्लूजन लिखना होता है। इस कंक्लूजन में सीन ये होता है कि आपको बताना होता है कि हाउ कैन यू नो, लाइक इस कंक्लूजन के अंदर जो आपका ना एक्सपेरिमेंट का मेन सवाल होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में मुझे करना क्या था, मुझे फाइंड क्या करना था। आप वो वाली बात को मेंशन करते हो कि ओके मुझे इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज फाइंड करनी थी, इस चीज को डिटरमिन करना था। ओके, तो ये आपके पास जो है ना एक मेजर पोर्शन कहलाता है कि आपको कंक्लूजन में ये करना है। कंक्लूजन के एंड पे ना जो कि नॉन मैंडेटरी होता है, नॉन मैंडेटरी होता है, वो होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिख सकते हैं आप लोग कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, और आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं सेफली। और एक और चीज नॉन मैंडेटरी होती है, दैट इज द डायग्राम। डायग्राम एज पर द जनरल रूल नॉन मैंडेटरी होती है, बट आप क्योंकि बेटा मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए नॉन मैंडेटरी नहीं, आपके लिए मैंडेटरी ही है। आपको हर हाल में डायग्राम बनानी पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ जैसे कि अभी हमने एक पेपर करा था अभी जो सुबह करा था बेटा 2025 वाला अक्टूबर नवंबर, उसमें खुद ब खुद डायग्राम बनी हुई थी। अगर डायग्राम ऑटोमेटिक बनी हुई फिर ना बनाए, वरना डायग्राम भी बनाते। तो इंशाल्लाह आपके लिए सारे कहानी आसान हो जाएगी। ये बेसिक काम करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जल्दी से उसको रीड कर लें एक दफा। ये वाला मैंने ऑलरेडी आप लोग को कराया हुआ है, तो हम इसको ना उसको कॉपी कर लेंगे वहां से और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे जनरली। एक मिनट लगाए, रीड कर लें, शाबाश। ये वाला जो है ना हमने बेसिकली इस पीडीएफ के अंदर ये पूरे इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया था सॉल्व। इसको हम जल्दी से बेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, इसकी डायग्राम को, इसकी पूरी वर्किंग को। या टेक्नोलॉजी, इतनी मेहनत से ये बनाए इसलिए ताकि दोबारा करना ना पड़े, मैं दोबारा थोड़ी ना लिखूंगा, सर अब अगले साल चार्जिंग लिखेंगे। चार्जिंग पे लगा लें अपना आईपैड। लगा लेंगे बेटा लगा लेंगे, एक ही चार्जर है, अभी गुजारा कर रहे हैं, फोन भी लगाया हुआ है। ओके नेवर माइंड। दे आर सेइंग के copper carbonate reacts with dilute sulfuric acid सर at the पावर room बैंक। temperature। बेटा महाज वेटिंग रूम में जाना नहीं चाहेंगे बेटा आप, आई थिंक सो, तो जरा खामोशी इख्तियार करें। ठीक है। They're saying copper carbonate reacts with dilute sulfuric acid at room temperature. The word equation for this reaction is copper carbonate and sulfuric acid forming copper sulfate, carbon dioxide and water। वो आपसे कह रहे हैं कि कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट आरटीपी, एंड ये आपको इक्वेशन गिवन है। They're saying plan an experiment to determine the volume of carbon dioxide formed when a known mass of copper carbonate completely reacts with dilute sulfuric acid। जब known mass of copper carbonate रिएक्ट करे ना बेटा डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें जो है ना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटरमिन करना है। ये बेटा हमारा ना जब हम लोगों ने ओ लेवल्स दिया था ना, तो हमारे जमाने में ना एक बस एक्सपेरिमेंट का सवाल होता ही ये था ज्यादातर, कि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस को डिटरमिन करना है। ठीक है, तो ये काफी स्टीरियोटाइप सवाल है कि हाँ भाई ये एक अच्छा एक स्टीरियोटाइप सवाल आता ही आता है काफी ज्यादा, कि आपको ना वॉल्यूम ऑफ गैस को डिटरमिन करना है। तो उसको डिटरमिन करने का बेस्ट प्रोसीजर ये है आपके पास, ठीक है, कि आप ना ये गैस सेंस वाला एक्सपेरिमेंट कर लें। और आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है पेटे शीट बताना है, ये सारी बातें बतानी है। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि देखें
आपने ना apparatus को इस तरीके से सेट करना है कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक छोटी सी ट्यूब लेनी है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपने कॉपर कार्बोनेट को ऐड करा, थ्रेड से उसको बांध देना है और फिर ये कॉनिकल फ्लास्क रखना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है बेटा, इस थ्रेड को खींचना है। अच्छा देखो यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड को रखा, ये आपने डिलीवरी ट्यूब लगानी, ये गैस सेंसर, ये स्टैंड लगा दिया। आप क्या करोगे बेटा, इस थ्रेड को खींचोगे तो ये डिलीवरी ट्यूब गिर जाएगी, फिर कॉपर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपके पास कॉपर क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ ट्रैवल करके यहाँ आएगी और इस पिस्टन को, जो कि पिस्टन आगे की तरफ था बेटा हमारे पास पहले, आहिस्ता आहिस्ता उसको पीछे लेके जाती रहेगी। अब फिर क्या होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, बाय द हेल्प ऑफ गैस सिलेंस, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटरमिन कर लेंगे। दैट्स इट, बस ये वाली कहानी करनी है। इसको देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है कि सेट द apparatus as shown below. Now by using burette, measure volume of excess sulfuric acid and add, अच्छा sulfuric acid है ठीक है, and add it into the conical flask. Now by using electronic balance, measure the mass of copper carbonate and place it in a small test tube. आपने basically copper carbonate का mass निकाला और उसको small test tube के अंदर रख दिया inside the conical flask and attach it using a thread and then connect a delivery tube and graduated gas in with it. Now pull the thread and the reaction will start and wait until effervescence stop. आपने उस थ्रेड को पुल करना है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने वेट करना है कि आपके पास जो है ना एफर्वेसेंस रुक जाए। एफर्वेसेंस मतलब कि वो जो बबल्स प्रोड्यूसर है वो रुक जाए। नाउ हम इसमें ये बात भी कहेंगे कि देखिए, रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड। जो आपके पास यहाँ इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम होगा ऑफ द गैस, उसको आप जो है ना बेसिकली नोट डाउन कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट देम टू ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ गैस। आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस को जो है ना ऑब्टेन कर लिया। यहाँ पे हमने प्रिकॉशंस के लिए लिख दिया कि अवॉइड पैरेलल एरर। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें आप लिख सकते हैं। Now repeat the experiment with the same mass of copper carbonate and take an average value for the volume of gas for better accuracy. और अब आपने क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। लेट्स से आपने 2.5 ग्राम्स लिया था ना, तो आप 2.5 ग्राम्स 2 से 3 बार लेके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो और वॉल्यूम ऑफ गैस को डिटरमिन करो। लेट्स से अगर एक एक्सपेरिमेंट में बेटा आपके पास आप कहेंगे कि सर 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना आ रहा था, तो एक में 10 आएगा, एक में 12 आ जाएगा, एक में 9 आ जाएगा, तो आपने एक एवरेज वैल्यू लेनी है। वो एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास जो है ना बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी कर लेंगे। अगेन अगर आप इसमें देखें और तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो है ना वो लिखे हुए क्या कहते हैं उसको, अपैरेटस नीडेड लिखे हुए मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा देखिए, हेडिंग्स बना के भी ले सकते हैं बेटा, बट नीड ही नहीं है, तो आप अपना टाइम और अपनी जगह क्यों जाया करेंगे पेपर की लाइंस को। ठीक है, तो उसकी नीड नहीं है। बस ऐसा है कि देखो, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि पहले प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर के बाद फिर आप जो है ना सारे अपैरेटस लिखो। जैसे यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब, थ्रेड, ग्रेजुएटेड गैस रेंज, बंग कॉक एक ही बात हो गई, स्टैंड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, बीकर आ गया, ब्यूरेट आ गया, टेस्ट ट्यूब आ गया। ये सारे आपने जो है ना apparatus नीडेड लिख दिए और यहाँ पे आपने प्रोसीजर लिख दिया। प्रोसीजर में कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको ये सोचना है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर मेरे इस प्रोसीजर की लाइंस को पढ़े तो वो लेबोरेटरी में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके। दैट्स इट। ठीक है जी, सो इसको आराम से पढ़ लें। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद May June 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2।